Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Sharia Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brainwave. This is going to be the last session of our 3-day series of orientations and demo classes for our batch 9 of current affairs and Pakistan affairs. Today, we are going to discuss the book. The name of the book is 10 Lessons for the Post-Pandemic World. The author of this book is Fareed Zakaria, which is also the best-selling author of the Post-American World. My introduction, I belong to the 40th CTP and currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. This is going to be part 1 because ये book जो है एक तो बहुत relevant है. We can't discuss the whole book in one session. We need multiple sessions for the discussion of this book. Keep in mind the fact that this is a discussion, not a review. There's a difference between discussion and review. Review में आप 15 से 20 मिनट में पूरी बुक को सम अप करके बता देते हैं उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, उसमें क्या चीजें बेहतर थी. एंड बुक डिस्कशन में आपको डिटेल इन डेप्थ चाहिए होता है कि आप हर चैप्टर को 25 से 30 मिनट दें और उसको समझें और फिर उसको जो है वो फिर अपने एग्जाम में जाके जो है वो कोट करें, रेफरेंसेस दें या वो जो आइडियाज उस ऑथर ने उस बुक में लिखे हैं उनको एज एन आर्ग्यूमेंट, एज अ प्रूफ अपने एसेज वगैरह में लिखें टू ऐड वैल्यू इन योर राइटिंग. सो इट इज अ बुक डिस्कशन. ये बात अपने जहन में रखिएगा. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं पहले पूछ लूं क्योंकि कल थोड़ा सा मसला हुआ था. माय वॉइस इज क्लियर एंड द स्क्रीन दैट आई एम शेयरिंग वो भी सबको क्लियर है? ठीक है. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मेजॉरिटी को तो काइंडली लिख कर बता दिया करें. अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि आर बैच 9 ऑफ करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स, जिसकी मैं आपको काफी दोनों सेशंस में काफी डिटेल दे चुका हूं. इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम March 1, 50-day जर्नी, 50-day स्ट्रेटजी of preparation of these two subjects inshallah in detail. तो वो March 1 से स्टार्ट है. आज जो है वो आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा. Those students who are interested to join, we welcome to them, and those students who are not, we wish them best of luck for their current and Pakistan affairs preparation. चलें जी, without wasting any time हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. हम अपना फिर सेशन स्टार्ट करें. So the sequence of the presentation, why I will review this book. सबसे पहले हमें क्यों ये बुक चुनी, ठीक है ना. बहुत सारी बुक्स है. Why do I या did I choose this book for this review, ठीक है ना. या why are we reviewing this book, कोई और क्यों नहीं कर रहे. Then important sections of this book कौन कौन से हैं, अगर आपने पढ़ने हो तो कौन से पढ़ने हैं, ठीक है. या हम जो डिस्कशन करेंगे इन डिफरेंट पार्ट सीरीज के अंदर वो कौन सी बुक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पूरी बुक कभी भी रेलिवेंट नहीं होती एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न. उसके कुछ सेक्शंस होते हैं. तो सब ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड इनक्वालिटी, इसके ऊपर बारी बारी बात करेंगे. व्हाई आर वी रिव्यूइंग दिस बुक? So the first one is the most pertinent book with respect to the contemporary events. As you all know that we have just passed the pandemic era, or we are still living in the pandemic world. अगर इसको सही मायने में बोला जाए तो काफी चीजें चेंज हुई. Every sector of life feel the burn of the pandemic, feel the adverse impacts of the pandemic. Either social sphere हमने देखा, education के अंदर हमने देखा, abuse के अंदर, domestic relationships के अंदर change आया. इकोनॉमिक सेक्टर में हमने देखा लॉकडाउन्स लगे, लोगों की जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स गई और वहां पर एक वाजे हमें लॉकडाउन हुए और जो है आपने देखा कि एयरपोर्ट्स बंद हो गए, सर्विसेज सेक्टर, होटल्स बंद हो गए, पीपल की मूवमेंट है वो रुक गई. तो इकोनॉमिक हमने देखा एडवर्स इम्पैक्ट. फिर इसी तरह पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हमने देखा कि काफी कंट्रीज जो है वो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज की तरफ मूव हुए. एक दूसरे के ऊपर हमने ट्रेड ऑफ बार्ब्स भी होते हुए देखा बिटवीन यूएस एंड चाइना. जेनोफोबिक इम्पैक्ट भी देखा, ठीक है. फिर सोशो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक चेंजेस भी आते हुए देखे कि किस तरह लोग इसको डिप्लोमेटिक वेव के अंदर चीजों को यूज कर रहे हैं,
ठीक है। तो इट इज तो एक ऐसी बुक की जरूरत थी जो इस पूरी चीजों को समराइज करे, ठीक है, कि एक ऐसी लिटरेचर की या एक ऐसी बुक की जरूरत थी जो ना सिर्फ पेंडेमिक को डिस्कस करे बल्कि उसके वाइड इम्पैक्ट्स भी डिस्कस करे डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ के ऊपर, और जो मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करे। तो ये बुक इस वक्त मेरे सामने भी पड़ी है, ये बुक एक बहुत अच्छी ऑथर ने लिखी, जिसके अंदर उसने कहा कि 10 lessons for the pandemic world. Actually, in each chapter, he discussed the different facet of life and the impact of the COVID-19 on that dimension. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट पर्टिनेंट बुक, रेलिवेंट बुक, और फिर ये रेलिवेंट है हमारे सीएसएस के सिलेबस के साथ भी, ठीक है ना। ये नहीं है कि सिर्फ इसमें रेलिवेंट क्वेश्चंस पर डिबेट है लेकिन सीएसएस का इससे कोर्स से लेना देना नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स उठाएं, आपको उसमें जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का चैप्टर नजर आएगा। सेम इज द केस विद करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी नजर आएगा, उसमें आपको ग्लोबलाइजेशन नजर आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी की चीज नजर आएगी, ठीक है। उसमें आपको लिबरलिज्म और रियलिज्म नजर आएगा। करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, आपको चीजें नजर आएंगी, और वो तमाम चीजें इस बुक में जो है वो डिस्कस की गई हैं। तो ये इट इज रेलिवेंट टू द कोर्स एज वेल, ठीक है। फिर मैंने जैसा कि कहा कि इट नॉट ओनली आंसर्स द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस, आल्सो प्रपोजेस सॉल्यूशंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या इनइक्वालिटी शार्पन हो गई है तो इनइक्वालिटी को किस तरह खत्म किया जाए, वी आर मूविंग टू द डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, उसके क्या प्रिकॉशंस होंगे, ग्लोबलाइजेशन इज dying or is already dead, या ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल सर्वाइविंग, उसका उसका क्या आंसर है, उसका क्या सोल्यूशन है। तो इन सब चीजों के ऊपर एक बहुत अच्छी डिबेट की गई है। द लैंग्वेज इज वेरी इजी, बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है, वो कोई पोएट्रिक वे में नहीं लिखी गई कि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो। मैं हमेशा कहता हूँ बुक वो बहुत अच्छी है जिसकी लैंग्वेज आसान हो। अगर आप शशि थरूर की बुक पढ़ें तो उसमें काफी एक ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको एक ही पैराग्राफ में, यू नीड अ डिक्शनरी फॉर दैट। तो मैं उन ऐसी बुक्स को रेट नहीं करता, मैं हमेशा उस बुक को रेट करता हूँ कि जिसकी लैंग्वेज बड़ी इजी हो और एक फ्लो में हो। इट इज कॉल्ड अ पेज टर्नर। अगर इसकी लैंग्वेज इजी है तो ये पेज टर्नर कहलाती है कि आप जल्दी से पेज टर्न कर करके आप उसको पढ़ सकते हो। तो अगर कोई एक ऐसी बुक है जिसकी लैंग्वेज ही मुश्किल है तो वो इतनी ना पॉपुलर भी नहीं होती, और फिर आपको जो है वो काफी चीजें भी उसके मेहनत में करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, तो दैट इज व्हाई I selected this book for the discussion, for the discussion series. इंशाल्लाह 4 से 5 सीरीज में इसको बुक को इंशाल्लाह कवर किया जाएगा, and then we will move towards another book. अच्छा जी, रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द बुक अगर आपको पढ़ने हो या हम जो डिस्कस करेंगे पूरी सीरीज के अंदर, अगर आपने रेलिवेंट चैप्टर्स पढ़ने हो तो चैप्टर 5 है ऑन डिजिटलाइजेशन के ऊपर, चैप्टर 8 है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, चैप्टर 9 ऑन द स्ट्रेटेजिक चेंजिंग particularly related to the unipolarity, to the bipolarity, to multipolarity, and chapter 7 is related to the economic inequality in the world. तो ये कोई पर्टिनेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप लोगों ने पढ़ना भी चाहिए। और अगर जैसा मैंने कहा था कि हमारी जर्नी 50 डे जर्नी में था कि यू नॉट नीड टू रीड एनी बुक, एनी चैप्टर, एनी मैगजीन, एनी न्यूज़पेपर, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स। और ये हमने स्टार्ट कर दी थी कल से, परसों से, और आज इसका तीसरा सेशन है। कल से इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस होंगी। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट तो आप उसकी इंफॉर्मेशन ले लें। अच्छा जी, आज के इस पार्ट में यानी आज के दिन हम कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे इन 4 पार्ट में से? वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 8, and the name of this chapter is Globalization is Not Dead. So we are going to discuss globalization. ये नहीं डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, हम ये डिस्कस करेंगे कि because of the pandemic, because of the COVID-19 and its effect on globalization, there is a debate that there is deglobalization in the world. There is a trend of deglobalization in the world, and globalization is taking its steps backward. Reverse trend of globalization हो रहा है. Globalization is dying. World जो है वो inward move कर रही है as compared to outward integration कम हो रही है, और हम दोबारा जो है वो नेशन स्टेट को स्ट्रेंथन करने की तरफ जा रहे हैं, नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है जब भी, तो हमने देखा है कि वर्ल्ड वॉर फिर हमें नजर आई है, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 की सूरत में हो या फिर मसलोनी और हिटलर जैसे लोग आए और फैशिज्म आया दुनिया में और वर्ल्ड वॉर की तरफ गए। तो क्या ये बात सही है? क्या ये इसी तरह ट्रेंड जा रहा है, या ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड?
क्या ये बात है? इस चीज को हम पूरे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे विद स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज। बट बिफोर दैट, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या उन्होंने करंट अफेयर्स अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, दे आर जस्ट न्यू इन दिस फील्ड, तो उनके लिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन बताना जरूरी है। अच्छा, आप लोग जो है कोशिश करें अपने व्यूज चैट के ऊपर ना दें, ठीक है ना, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को, सब लोगों को पता है कि आप लोग के सबके अपने अपने व्यूज है ऑन दैट टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन यू कैन राइट इन द चैट। इफ यू हैव एनी व्यू या कुछ भी इस तरह का, आपको आखिर में मैं मौका दूंगा कि आप अपने व्यूज शेयर करें, या फिर यूट्यूब के ऊपर या इंस्टा के ऊपर हमारा पेज है, चैनल है, उसके ऊपर आप व्यूज डिस्कस करें, एंड वी कैन डिबेट दैट एज वेल। अगर आप चैट पे लिखेंगे तो फिर मुझे काफी दफा चैट खोल के बार बार देखना पड़ता है, और फिर वो उसका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मैं सिर्फ स्लाइड्स बनी हुई होती हैं, मैं इम्प्रॉम्प्टू बोल रहा होता हूँ, इससे पहले मैंने कोई तैयारी नहीं की, ना कोई प्रिपरेशन की है। इट इज जस्ट अ इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आज दे देंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा, उन बच्चों के लिए जिनको ग्लोबलाइजेशन का पता नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का असल मतलब यह है कि द फ्री फ्लो ऑफ, बेसिकली अगर मैं इन अ नटशेल बताऊं कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग विद एवरीथिंग एल्स, ठीक है, कि हर चीज की दूसरी चीज के साथ इंटीग्रेशन अक्रॉस बॉर्डर्स। ये एक ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है। चार्ल्स कैगले ने अपनी बुक ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये डेफिनेशन लिखी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग विद एवरीथिंग एल्स अक्रॉस बॉर्डर्स। चाहे वो फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल हो, लोग इस तरफ से एक मुल्क से उठकर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, फ्री फ्लो हो रहा है। चाहे वो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो, एक मुल्क दूसरे मुल्क में चीजें बेच रहा है, दूसरा मुल्क पहले मुल्क में चीजें बेच रहा है, दोनों एक दूसरे की चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, टैरिफ्स नहीं लगा रहे, कोटास नहीं लगा रहे, इंक्रीज टैक्सेस नहीं लगा रहे, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज है, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में बैठ के सिंगापुर की जो स्टॉक एक्सचेंज की शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। एक मुल्क में जो है वो एक अगर इसके एक्स रे लिया जा रहा है, तो वो दूसरे मुल्क में वहीं से डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू एनालिसिस किया जा रहा है। आप और मैं अपने मोबाइल से उबर कैब बुलाते हैं, वो पाकिस्तान की कंपनी नहीं, वो एक बाहर की कंपनी, वो आके हमारे मुल्क में जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ठीक है, आप और मैं इस टाइम पे जो जूम ऐप के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, अगेन इट इज इंटरनेशनल कंपनी, और आप किसी और दुनिया के कोने पर है, मैं किसी और दुनिया के कोने पर हूँ, ठीक है ना, और हम बड़े आसानी से इंटीग्रेट करें। इट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो क्या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके ऊपर पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ? अच्छा, इस चीज की पूरी डिस्कशन है। सर, पाकिस्तान अफेयर्स की रिकमेंडेड बुक्स बता दें। सोहेल, अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे तो आप ये मीटिंग छोड़ के चले जाए, ठीक है ना। कल मैं ये तमाम चीजें बता चुका हूँ। इट इज डिस्कशन ऑन द बुक रिव्यू एंड द बुक डिस्कशन। ये नॉन सीरियस क्वेश्चन जिन जिन के पास है, काइंडली लीव दिस मीटिंग, ठीक है। आई डू नॉट नीड द क्राउड। मैं क्राउड नहीं चाहता कि जुबला वजह में डिस्कशन को खराब करें। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बुक डिस्कशन, देन प्रेजेंट द क्लास, अदरवाइज लीव दिस ग्रुप, ठीक है। जिसको इस तरह के सवाल करने हैं कि बुक क्या है, नोट्स क्या है, ये क्या, काइंडली लीव दिस डिस्कशन, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये सब चीजें, जो भी इस तरह के सवाल करना चाहते हैं, काइंडली लीव दिस मीटिंग। अच्छा जी, की टेक अवेज क्या है? सबसे पहले की टेक अवेज को डिस्कस करेंगे, यानी इस पूरे जो आज का लेक्चर होने जा रहा है उसकी की पॉइंट्स क्या है, और एट द एंड इसको फिर मैच भी करेंगे कि क्या हम ये चीजें हमने डिस्कस की या नहीं की। तो की टेक अवेज क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग वन स्टेप और टू स्टेप बैक, दैट इज नॉट डी ग्लोबलाइजेशन, दैट इज अ पॉज। हम ये डिस्कस करेंगे कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक नेगेटिव ट्रेंड आया है ग्लोबलाइजेशन में, और अब देखेंगे भी कि किस तरह का नेगेटिव ट्रेंड आया है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में चलना मूव हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टॉप हो गया है, अब जो है वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड नहीं होगा, अब हम दोबारा पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करना शुरू, नहीं। इट इज जस्ट अ पॉज, इट इज नॉट अ स्टॉप। देन ट्रेंड्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। लोग कह रहे हैं कि भाई अपने जो दूसरे कंट्रीज हैं वो दुनिया में उनकी
कंपनीज जो है दूसरे दूसरे मुल्कों में, फॉर एग्जांपल एप्पल चाइना के अंदर है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। दुनिया की बहुत सारी मुल्कों की कंपनियां जो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, दूसरे मुल्कों में जाके करती हैं। तो ये ट्रेंड आ रहा है कि भाई वो वापस अपने मुल्क में बुला लेंगे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि पहली दफा ये फील हुआ है कि अगर उस मुल्क में कोई क्राइसिस आ जाए चाइना में, और चाइना में ही मेजर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो मेडिसिन की सप्लाई या दूसरे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई या प्रोडक्ट की सप्लाई आपके मुल्क की नहीं हो सकती। तो ये बेहतर है कि अपने ही मुल्क में चीजें हों, अपने मुल्क के आसपास चीजें हों, तो बेहतर होगा। तो इससे क्या मतलब कि वो जो ग्लोबलाइजेशन है जिसमें आपने ग्लोबली सारी चीजों को स्प्रेड किया था, वो खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा ही हो रहा है? क्या आप यही चीज होगी, या इट इज जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन है? उसको डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव एडवांटेज को डिस्कस करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन ये भी डिस्कस करेंगे कि ये रिवर्स ट्रेंड नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, ठीक है ना। जो शायद हम फिजिकली काम करते थे, अब हम वही चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन जस्ट चेंजिंग इट्स फॉर्म, हम उस चेंजिंग को या उसकी जो शेप चेंज हो रही है उसको हम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन का नाम दे देते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड बट वी कैन किल इट। हम ये बात प्रूव करेंगे आखिर में कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डाइंग, ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल अलाइव एंड थ्राइविंग। लेकिन however, through politics, through hate, through the policies like Hindutva, RSS, fascism, make America great again, Trump mindset के साथ we can kill the globalization, जिसकी वजह से दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हम उसको किल कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर ये कहना कि पेंडेमिक की वजह से ग्लोबलाइजेशन इज डाइंग, इट इज नॉट ट्रू। पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेस्ट इज नॉट लीडिंग द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एट दिस टाइम या फ्यूचर में भी। शिफ्ट है, एक बड़ा वाज़ेह शिफ्ट है कि अब जो लीड कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को या फ्री वर्ल्ड को, या जिसको लिबरल वर्ल्ड है, उसको अब एशिया की तरफ उसका टिल्ट है एज कंपेयर टू यूएस। क्योंकि हमने यूएस देखा ट्रम्प के आने के बाद से, 2016 के बाद से, और कुछ ऐसे लीडर्स भी आए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जिनकी वजह से वेस्ट ने लीड करने एक स्टेप बैक लिया। और फिर ईस्टर्न वर्ल्ड ने, खासतौर पर चाइना ने, आपने पेंडेमिक में भी देखा कि चाइना ने, ट्रंप ने तो बोला कि भाई हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो उन्होंने वो भी काट दी, एड भी काट दी, और फिर उन्होंने चाइना पे भी इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो किसी को देंगे भी नहीं वैक्सीन। अपने मुल्क में उन्होंने होर्डिंग करना भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ आपने देखा कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ था वायरस, लेकिन उसने मास्क डिप्लोमेसी की पहले, फिर वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी की, और फिर टीम्स भेजी पूरी दुनिया में, मास्क भेजे, वैक्सीनेशन भेजी, और वो लिबरलाइज किया चीजों को। तो चाइना ने शो किया इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो लीड जो है वो एशिया की तरफ से हो रहा है। सेम इज द केस विद ग्लोबलाइजेशन। उसको भी हम इस चीज में डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछें। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जागते रहिएगा, सोइएगा नहीं, अपनी अपनी आंखें खुली रखें, और जिस तरह क्लास में बैठते हैं उस पोस्चर में बैठें, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग लेक्चर, जिसको आप बहुत सारे टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में, डिजिटलाइजेशन में, कोई भी कंपटीशन आ जाए, यूनिलैटरलिज्म में, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आप जो केस स्टडीज, एग्जांपल्स वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइज वर्ल्ड। ड्यूरिंग द पेंडेमिक देयर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। सिंपल इसकी एग्जांपल क्या थी कि a remote landlocked corner of Argentina was affected by something that happened in a wildlife market of 12,000 miles away। चाइना के अंदर, यूहान के अंदर एक जगह पर एक चीज होती है, और उसका इफेक्ट जो है दुनिया के सेम दूसरे कोने के ऊपर अर्जेंटीना में बैठे जाने वाला एक शख्स महसूस करता है। इससे ज्यादा वर्ल्ड ग्लोबलाइज नहीं हो सकती। तो ये कहने का मतलब है कि जब पेंडेमिक आया, ग्लोबलाइजेशन एज इट स्पीक, यहाँ पे लिखा हुआ भी इन द प्रोविंस ऑफ राजयोजा, बहुत सारे लोग मरे, लेकिन उसने लिखा है कि आई हैव चूजन टू हाईलाइट दिस वन फॉर सिंपल रीजन। इन द प्रोविंस ऑफ लारयोजा, नॉट फार फ्रॉम वेयर रुइज डाइड, lies the antipode, the point on the exact opposite side of the planet of the location where the virus first emerged just few months earlier, Wuhan, China। यानी बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट दुनिया के दूसरे कोने के ऊपर एक शख्स मर रहा है, एक वो पैंडेमिक जो बिल्कुल दूसरे कोने से जो है वो ऑरिजिनेट हो रहा है। तो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड व्हेन द पैंडेमिक अराइव। अच्छा,
अब क्या है, क्या सिर्फ पेंडेमिक की वजह से ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ा? नहीं, पेंडेमिक से पहले भी रिवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी। तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे इम्पैक्ट आए और पेंडेमिक ने उस चीज को जो है वो एक्सिलरेट किया। ठीक है, पेंडेमिक ने उस चीज को जो है वो मल्टीप्लाई किया, उस सेंटिमेंट को जो कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट थे। जरा हम वो देखते हैं कि बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, अगर आप देखें तो पहले 1990s में एक एशिया इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उसकी वजह से हुआ। फिर सितंबर 11 2001 में आप देखते हैं कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक होता है, तो वहां से भी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स क्लोज करना शुरू कर दिए, कुछ कंट्रीज को साइडलाइन कर दिया और एक ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बैकलैश आया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि in response to 9/11, countries did put in place a series of checks and barriers to travels and immigration. From 2001 to 2008, air travel more than doubled, from 1.7 billion annual passengers to 4.2 billion. लेकिन वो कह रहा है कि जितने भी मेजर्स थे ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट टेंड्स टू जीरो थे, या इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 सबसे बड़ा इवेंट था बिफोर द पेंडेमिक, जिसने ग्लोबलाइजेशन को एक सही शॉक दिया। So the financial crisis of 2008 dealt a more lasting blow. The shocks to the American and European markets reverberated globally with the flow of capital, goods, and services by 9% or more. As economic recovered, these flows grew very smallly. Trade capital flows and foreign direct investment never recovered to their 2008 levels. तो पहले September 11 या उससे पहले 1990s का फाइनेंशियल क्राइसिस, देन टू अ सर्टेन एक्सटेंट 9/11 का वाकया, फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस था, and last but not the least, the COVID-19 is the final nail in the coffin of globalization, is considered the final nail in the coffin of globalization, क्योंकि जो इफेक्ट आ रहा था उसको इंटेंसिफाई किया। कैसे जी? COVID-19 and the ensuing national lockdowns in April 2020, in April 2020, compared to the earlier year, global air traffic fell by 94%। ठीक है, कि जो एयर ट्रैफिक थी वो 94% डिक्लाइन हुआ। आपने देखा एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हो गए, ट्रैवल बंद हो गया, बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, एशियन कंट्रीज, अफ्रीका में बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए, तो 94% एयर ट्रैफिक कम हुआ। न्यू कार रजिस्ट्रेशन वर डाउन टू 76%। आपने अपने मुल्क में भी देखा कि जब इकोनॉमी चली नहीं रही, इंडस्ट्रीज चली नहीं रही, तो लोगों को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही, तो जब लोगों को उनकी एम्प्लॉयमेंट की वेजेस नहीं मिल रहे, सैलरीज नहीं मिल रही, तो वो कोई नई प्रोडक्ट भी नहीं खरीद पाएंगे। तो ऑटोमोबाइल या गाड़ियां या इस तरह की चीजें, उनकी भी सेल में खास डिक्लाइन है। यूनाइटेड स्टेट्स एट 20 million fewer jobs, US unemployment went peak at 14.7%, the figure literally off the chart। इसके पहले 1930s में ये इम्पैक्ट आया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे कि यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 20-25% था। उसके बाद से तकरीबन 90 ईयर्स के बाद से हमने कोविड के अंदर देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा हुआ। Alongside these economic shocks came the imposition of border controls। हमने देखा बॉर्डर कंट्रोल्स आए, यूरोप ने अपने बॉर्डर बंद किए, दूसरे लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो इसी की वजह से ये डिबेट आई है इस टाइप के ऊपर कि क्या ग्लोबलाइजेशन रिवर्स्ड हो गई है। ठीक है, तो इवन प्रीवियसली कमिटेड ग्लोबलिस्ट सडनली बिगेन टॉकिंग अबाउट रीशोरिंग। ठीक है, वो जो ग्लोबलिस्ट, ग्लोबलाइजेशन के जो चैंपियंस भी थे, उन्होंने भी उल्टे स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल, इन नेशनल एड्रेस फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन lamented his country's as dependence on other competitors and announced his new post pandemic goal would be achieve to independence of France। मैंने आपको कहा था कि लोगों ने ये फील महसूस की, इसकी जरूरत महसूस की कि भाई कंपनीज जो है या तो अपने मुल्क में हो या अपने मुल्क के आसपास हो, ताकि कोई भी क्राइसिस में जो सप्लाई चेन है, जो प्रोडक्ट्स जहां से आती हैं, उसके अंदर पॉज ना आए। क्योंकि यही हुआ कि जब चाइना में मेजर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और चाइना ही ब्लॉक हो गया, तो पूरी दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इफेक्ट हुई। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच मैक्रोन ने क्या कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रांस इन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री चाहिए। जो बाइडेन ने $400 बिलियन का जो है वो एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसका नाम था बाय अमेरिका प्लान, कि हम हर चीज अमेरिका में ही कोशिश करेंगे बनाने की। दैट इज वाई वो जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड का ट्रेंड था, ये क्वेश्चन आया कि क्या ग्लोबलाइजेशन स्टॉप हो गई है, क्या ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो गया है। सो द क्वेश्चन इज, अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ फोर्सेस सीम्स टू बी कमिंग टुगेदर टू रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। And what is globalization? The free flow of goods, services, money, and people that has transformed the world in these last 4 decades. Will it work?
असल क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह से ये डिबेट आई है कि भाई रिवर्स होकर जाएगी ग्लोबलाइजेशन, क्या यही होने जा रहा है, क्या यही हुआ है, क्या यही हो सकता है, इस चीज को हम देखेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट फ्यू मेजर्स, जरा हम देखते हैं। देखिए ना, जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखते हैं, जब चीज क्लियर होती है, ठीक है ना, सिर्फ आप एक पॉइंट को देख रहे हो और आपको आगे पीछे का कुछ नजर नहीं आ रहा हो, यू कैन मेक अ डिफरेंट एनालिसिस, यू कैन मेक अ डिफरेंट प्रिडिक्शन, यू कैन मेक अ डिफरेंट कंक्लूजन। बट जब आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे एंड व्हेन यू सी द होल पिक्चर, द ब्रॉडर व्यू, आपका पूरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका पूरा व्यू, आपका पूरा कंक्लूजन चेंज हो जाएगा। अब मसला यह है कि हम जो चीज देख रहे हैं, हम ईयर बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, हम जो चीज देख रहे हैं वो ईयर या मंथली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे होके एक ब्रॉड एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि वो जो ट्रेंड है, जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है या ग्राफ है, वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। अगर उसके अंदर बीच में रुका भी है तो वो इतनी माइनर चेंजेस हैं कि हम पूरी ग्लोबलाइजेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो स्टॉप हो गई या रिवर्स हो गई। तो अब ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स या मेजर्स जो राइटर्स ने दिए हैं, वो ब्रॉडर व्यू आपको बताने की कोशिश की है कि देखें कि बड़ी पिक्चर में असल में क्या लिखा हुआ। सो द मोस्ट रिसेंट फिगर्स आर नॉट येट अवेलेबल। वन कॉमन मेट्रिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। बोलते बहुत सारे मेजर्स हैं ग्लोबलाइजेशन को मेजर करने के लिए, जैसे मैंने कहा फ्री फ्लो ऑफ पीपल है, ट्रेड है, पैसेंजर्स हैं, ठीक है, लेकिन उसने कौन सा लिया, एक्सपोर्ट्स, यानी जो आप चीजें बेचते हैं दुनिया में। It went down sharply after 2008, but it has recovered somewhat. It stood at 30.1% in 2008 18 बोलता है 2018 में पेंडेमिक हमारे पास आया, तो 2018 में जो एक्सपोर्ट्स हो रही है दुनिया में, उसको अगर हम कैलकुलेट करें, वो 30.1% है 2018 में ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जस्ट ब्लो इट्स हाई इन 13.8 2008 में। बट देयर वाज दिस मेजर जस्ट 20 इयर्स अगो। बोलता है अगर हम इसको कंपेयर करें 20 साल पहले से, तो ये था 26% के ऊपर। 30 साल पहले से कैलकुलेट करें तो ये था 19% के ऊपर। और कंसीडर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम देखें 2016 में $2.7 ट्रिलियन। The figure had ballooned from 2000 when it stood at 1.6 trillion. 1990 it was just 240 billion. 1990 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 240 बिलियन थी, और अगर आप 2016 की फिगर्स देखें तो 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो आपकी शिफ्ट देखें कितनी ज्यादा है, 240 बिलियन डॉलर से 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक। हाँ, आप 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स में अगर 100-200 बिलियन डॉलर्स का फर्क हो जाता है, तो वो ये नहीं कहा कि ग्लोबलाइजेशन वापस आ गई या स्टॉप हो गई। Air travel and related tourism in 1998 contributed 1.4 trillion to global GDP, a figure that almost doubled by 2016. In other words, by almost all measures in 1990s, globalization has galloped forward. In last few years, it has taken one or two steps back. That is not deglobalization, that is a pause. यह है हमारा कंक्लूजन इस पहली डिबेट का, इस पहली चीज का, कि जो मैंने कह रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन स्टॉप नहीं है, ना ही डी ग्लोबलाइजेशन, इज जस्ट अ पॉज, अ स्लाइट पॉज। ये देखें ग्राफ वर्ल्ड बैंक का WTI, इसमें एक्सपोर्ट्स को शो कर रहा है, ट्रेंड आपके सामने है। अब देखें इट्स जस्ट अ पॉज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी नोज डाइव हुई है। The fallback is real but small, a blip on the long term trend. ये जस्ट अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे एक छोटा सा ब्लिप आया है, एक छोटा सा डाउनवर्ड स्पाइरल आया है, लेकिन रियल है फॉल बैक, हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन ये कहना कि रिवर्स हो रही है बिल्कुल गलत है। ओवरऑल द ग्लोबल इकोनॉमी रिमेन्स डीपली कनेक्टेड। ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो डीपली कनेक्टेड है। किस तरह जी? The broadest picture, the trade openness index, which looks at all exports and imports as a share of the total world economy, was down to 54% in 2016 from 61% in 2007. But look at the chart historically, and since 1945, when trade openness stood at about 10%, you see an almost unbroken upward path of increasing globalization. बोला अगर आप 2007 से कंपेयर करें 2016 को या 17 को, आप बोलेंगे हाँ 61% से 54% पर आए। लेकिन अगर आप ये 1945 से कंपेयर करें, जब ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रेड ओपननेस इंडेक्स जस्ट 10% था, ठीक है, तो दुनिया इतनी रैपिडली मूव कर चुकी है कि वो कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते आप उस पॉइंट के ऊपर। थोड़ा सा तो अब डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है, लेकिन आप रिवर्स कर ही नहीं सकते। ये तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, अभी आगे जाके लेक्चर में मैं आपको कुछ केस स्टडीज भी बताऊंगा कि
आप करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ मूव कर गए हैं, हम काफी दूसरी चीजों की तरफ मूव कर गए कि हम करना भी चाहें तो हम वो चीज नहीं कर सकते। द फॉल बैक सिंस 2008 इज रियल बट स्मॉल, अ ब्लिप ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अच्छा, मैंने जैसे कल भी बात की थी, अपने परसों के लेक्चर में भी बात की थी, और आज भी ये बात कर रहा हूं कि आपके सामने इस स्लाइड्स के ऊपर मैंने कहा था कि जो लेक्चर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं, एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है। डिस्क्रिप्टिव में हम बताते हैं कि चीजें कैसे होने जा रही हैं, कैसे हो रही हैं, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि डाटा भी आपको उसके अंदर मिलेगा। मैंने आपको हर स्लाइड में आपको सामने डाटा लिखा हुआ है, उसकी सोर्स लिखी हुई है, चार्ट्स लिखे हुए, और फिर उसके ऊपर जो एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो भी आपको मिल रहा होगा। ठीक है, इन अ नटशेल, जैसे मैंने कहा था कि यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एंड इवन इंटरनेशनल रिलेशंस, किसी और जगह से पढ़ने की, डाटा लेने की, एक्सट्रैक्ट लेने की जरूरत नहीं। जस्ट टेक द लेक्चर, राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स को नोट करें, दैट इज ऑल। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया द ट्रम्प। अच्छा, फिर वही वाली बात कि भाई एक मिनट, कि वही वाली बात कि भाई ठीक है सर आपने ये बात बोली, लेकिन वो जो मुल्क हैं जो जैसे ट्रम्प के लोग हैं जिन्होंने पेंडेमिक की वजह से अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया और टैरिफ्स लगाना शुरू कर दी, या उससे पहले भी हम देखें तो काफी डील्स और पार्टनरशिप्स कैंसिल होती हुई नजर आई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो अब आप देखें, द एवरेज टैरिफ रेट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इन 1960s बिफोर अ राउंड लिबरलाइजेशन दैट कल्मिनेटेड इन 1967 स्टूड एट 15%। ठीक है, तो अगर हम 1960s को देखें तो ये टैरिफ्स जो होते हैं, टैरिफ्स का मतलब ये है कि अगर आपके मुल्क में कोई दूसरे मुल्क की चीजें आ रही हैं तो आप उसके ऊपर कितना परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, कितनी परसेंट आप उसके ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं कि वो आपके मुल्क में आए। ठीक है ना, अगर आपने उसको ज्यादा ड्यूटी लगा दी तो वो आपके मुल्क में चीज महंगी हो जाएगी, कम ड्यूटी लगाई तो वो आपके मुल्क में चीज सस्ती बिकेगी। जो ट्रम्प लाइक लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि बाहर की चीजों को महंगा कर दो ताकि अपने मुल्क में चीज मैन्युफैक्चर और वो बिके। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का ये नहीं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री इकोनॉमी करें आप, जो है एक कंपैरेटिव एडवांटेज, जो कंपटीशन हो, आप दूसरे की मुल्क में चीजों के ऊपर ड्यूटी ना लगाएं, उसको अपने मुल्क में आने दें ताकि आपके मुल्क में वो चीज सस्ती बिके और आपकी कंपनीज उससे कंपटीशन करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करें। आपकी अपनी कंपनी भी इंप्रूव होगी, एक ओपन कंपटीशन होगा और चीजें बिकेंगी। पता है 1990 60s में अगर आप एवरेज टैरिफ्स देखें तो वो 15% थे, जो कि कम होकर 2017 में जस्ट 3% पर आ गए। ठीक है, 2016 में 3% के ऊपर आ गए, यानी इतना डाउन हुआ, और बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इट राइज टू 4%। अब ये जो 1% का इंक्रीज आया उसके ऊपर हम कंक्लूजन बना देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन रिवर्स चली, जबकि जो शार्प डिक्लाइन हुआ, जो हमने इतना जो डेवलपमेंट, इतनी प्रोग्रेस तय की, कोई बिगर पिक्चर को नहीं देखता। सो अगेन, ग्रेट स्ट्राइड्स फॉरवर्ड एंड अ स्टेप और टू बैकवर्ड। सो ये फॉरवर्ड ही जा रहे हैं, जस्ट अ पॉज हुआ है। अच्छा जी, फिर दूसरी चीज है डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। असल में मसला यहाँ पर भी पॉलिटिक्स का है, यहाँ पे भी जियो पॉलिटिक्स का है। असल में चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाइना बिकम बोला जाता है चाइना जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की वर्कशॉप है। पूरी दुनिया की जो वर्कशॉप है वो मेजरली मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। तो ये कहना कि जी पेंडेमिक आ गया और अपनी कंपनीज को वापस बुला लो और इसको शिफ्ट कर दो, इसका लिंक ज्यादा पॉलिटिक्स के थ्रू है, क्योंकि चाइना का लेवरेज अगर बढ़ता चला जाएगा तो वेस्टर्न वर्ल्ड का लेवरेज कम होता चला जाएगा। ठीक है, so the issue of decoupling from China, for many countries however they might couch the fear is less general unease with dependence on foreign countries, it is specifically a fear of dependence on China। ये नहीं कहना कि भाई हम दूसरे मुल्कों पे कम जो है वो डिपेंडेंस करेंगे और अपनी मुल्क में इंडस्ट्रीज नहीं आए। Majorly it is a fear from China। The concern which predates the pandemic is rooted in the legitimate worry about the massive concentration supply from the country, 70 to 80% of the global production from some consumer product। In fact, Trump administration is taking advantage of COVID-19 to move forward in the direction it has long favored, decoupling of China। तो वो लोग जो अपने मुल्क में कहते थे कि भाई चाइना का लेवरेज कम होना चाहिए, तो उनको एक मौका मिल गया कि ये बोलने का कि भाई कंपनीज वापस लिया, बेसिकली चाइना का लेवरेज कम करना है।
लिखा हुआ है, द एफर्ट्स आर मोटिवेटेड नॉट ओनली बाय अ डिजायर टू डिवर्सिफाई सप्लाई चेन बट ऑल्सो बाय द कंसर्न अबाउट चाइना यूजिंग इट्स मार्केट पावर फॉर जियोपॉलिटिकल पर्पसेस. So it has more politics to do with that देन इकोनॉमिक्स या सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना. वो भी रीजन है, लेकिन ज्यादातर इसका रीजन जो है वो पॉलिटिक्स से लेना देना है. अच्छा, फिर ये भी नहीं हो रहा कि आप जो है वो चाइना से इंडस्ट्रीज लाके अपने मुल्क में लगा देंगे. ठीक है, हो ये रहा है कि सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है. पहले अगर फैक्ट्रीज चाइना में कंसंट्रेटेड थी तो वहां से उठ के वियतनाम में आ जाएंगी, इंडिया में आ जाएंगी, बांग्लादेश में चले जाएंगी, मैक्सिको के अंदर चले जाएंगी, ब्राजील के अंदर चले जाएंगी. तो है, तो ये भी तो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है ना. इसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई ग्लोबलाइजेशन एंड हो गया. सो इट इज जस्ट अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड. ये क्या हो रही है? जस्ट रीऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, the transition was underway as Chinese become a middle income country. In fact, the greatest long term beneficiary of COVID will be Mexico as American firms move Chinese factories closer to home. Whatever the virtue, they merely represent a reorganization within the world of trade and across border investment. ठीक है, ये क्या हो रहा है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है. अच्छा, अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि मैंने कहा था कि अगर आप चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप ग्लोबलाइजेशन को स्टॉप कर दें और आपने जो इंडस्ट्रीज दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं उनको सबको आप अपने मुल्क बना लें. ऐसा नहीं हो सकता. उसकी वजह यह है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है या मॉडर्न सिविलाइजेशन है या मॉडर्न इकोनॉमी है, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर खड़ी है जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज. ये प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल यह है कि हर मुल्क ने अपने आप को एक स्पेशल एलिमेंट के अंदर, एक स्पेशल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर स्पेशलाइज कर लिया है. ठीक है, कि भाई मैं ये काम सबसे अच्छा करता हूं तो ये मेरे लिए स्पेशलाइजेशन फील्ड है. दूसरे बोला अच्छा मैं ये काम सबसे अच्छा करता हूं तो ये मेरे लिए एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है. तो आप हर चीज अपने मुल्क में नहीं ला सकते. अगर आप अमेरिका को देखें या वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन सर्विसेज सेक्टर. वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कभी भी स्पेशलाइज्ड नहीं है. यूएस की एग्जांपल है, इवन जर्मनी को कहा जाता है कि यूरोप की सबसे बड़ी स्पेशलाइज्ड है. उसकी भी 70% इकोनॉमी जो है वो सर्विसेज सेक्टर के ऊपर डील करती है. ठीक है, और अगर आप चाइना की बात करें तो उसने मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को जो है वो स्पेशलाइज्ड किया हुआ है. तो अगर आप अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज ले भी आते हैं तो वो इंडस्ट्रीज शायद कुछ महीने बाद बंद हो जाएंगी या उनकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हो जाएंगी जो शायद कहीं और आप बेच भी नहीं पाएंगे. और ऐसा ही हुआ. ठीक है, क्या एडवांस्ड कंट्रीज आर नॉट वेल सुटेड टू मेकिंग बेसिक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. और इसी तरह का हुआ, अगर जिसने जबरदस्ती भी अपनी कंपनीज को लेकर आया तो या तो वो बैंकक्रप्ट हो गई या उनकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई. ये दो केस स्टडीज राइटर ने यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा. केस स्टडीज ऑफ ब्रुक्स ब्रदर कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक ब्रुक्स ब्रदर अनाउंस्ड दैट वाज क्लोजिंग इज 3 अमेरिकन फैक्ट्रीज. उन्होंने बोला कि भैया हम जो अमेरिका में आए थे और इस वजह से आए थे कि भाई मेक अमेरिका प्रोडक्ट करेंगे और अमेरिका में ही बना के चीजें बेचेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा क्योंकि हम लॉस में जा रहे हैं. The CEO explained that these facilities has never been financially viable, but in the light of the economic rundown, the company could no longer afford to run them at a loss. In fact, the company soon filed for bankrupt. उसने bankrupt हो गई. फिर अगर आप एप्पल की बात करें, in 2012, the company's CEO Tim Cook proudly announced on prime television that its new computer would be manufactured in the US. आपको पता है एप्पल की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहां पर होती है? वो चाइना में होती है. अब वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करें, लेकिन अभी तक चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो कहते हैं कि टिम कुक ने 2012 में अनाउंस किया था कि भाई हम अब जो नेक्स्ट कंप्यूटर होगा वो हम पूरा यूएस के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे. ऐसा नहीं हो पाया. It was to be the first Apple product in many years, bearing the words assembled in US. But the plan to make Maccas in Austin, Texas turned out to be a far more difficult than imagining, and the sales of computer was delayed by several months. Sales भी delay हो गई. वजह, the main obstacle ended up being something tiny, a custom screw that American manufacturer couldn't produce enough to, and that Apple ended up having to order from China. और एक सिंपल की वजह से, स्क्रू की वजह से उनकी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो रुक गई, क्योंकि उस स्क्रू की जो प्रोडक्शन थी वो उस लेवल की नहीं हो पा रही थी यूएस में जो चाइना के लेवल की हो पा रही थी. और ये सिर्फ मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट के हवाले से नहीं है, स्किल भी. वो मैन्युफैक्चरिंग का स्किल जो चाइना के अंदर मौजूद है वो यूएस के अंदर मौजूद नहीं है. वो प्राइम टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करने का जो स्किल उन मुल्कों में है वो आपके मुल्क में नहीं पाया जाता. आप अपनी इंडस्ट्रीज नहीं लेके आ पाते. ये यहाँ पर उन्हें लिखा हुआ
इवन टिम कुक ने 2017 में ये बात मानी जब उनको ये बोला गया कि आप यूएस में क्यों नहीं लेकर आ जाते सारी इंडस्ट्रीज, तो उन्होंने कहा कि इन यूएस यू कुड हैव अ मीटिंग ऑफ टूलिंग इंजीनियर्स एंड आई एम नॉट श्योर वी कुड फिल द रूम। उन्होंने बोला कि अगर आप टूलिंग इंजीनियर्स को पूरे यूएसए में जमा करें तो मैं शायद 1 या 2 कमरा भर पाऊं, और वो भी मुश्किल से भरूंगा। इन चाइना यू कैन फिल मल्टीपल फुटबॉल फील्ड, और चाइना में अगर आप वही स्किल ढूंढने में शुरू हो तो आपको पूरी की पूरी फुटबॉल फील्ड्स भर जाए। So it is about skill as well. The broader problem is that China has specialized in manufacturing for technical products like computers, while the United States has not. ये सिर्फ एक केस स्टडी की मैंने आपको बात बताई कंप्यूटर की। इसी तरह हर मुल्क एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज होकर बैठा हुआ। तो अब वो दुनिया नहीं है कि आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड बंद करेंगे, तमाम अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज ले आएंगे और आप समझेंगे कि देखें मैंने बड़ा कमाल किया। वो इंडस्ट्रीज 1-2 महीने में, साल में बैंकरप्ट हो जाएंगी। ठीक है। So now aimed at the US-China trade war what the pandemic, Apple is again exploring moving some of its production out of China to Vietnam and India. अब क्योंकि US-China का कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होता जा रहा है, तो अब एप्पल क्या कर रहा है कि इससे पहले कि कुछ और हो और मेरी प्रोडक्शन को हर्ट हो, वो क्या कर रहा है कि दूसरे एक्सप्लोर जगह ढूंढ रहा है। फॉर एग्जांपल या तो वियतनाम में चला जाएगा या इंडिया में चला जाएगा, मैंने आपको कहा भी। तो ये क्या है, ये क्या डीग्लोबलाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन स्टॉप है? नहीं, ये सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होगी। अगर एक जगह से उठकर आप दूसरी जगह चले जाएंगे, रीऑर्गेनाइजेशन। अपने मुल्क में तो आप करके काम कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर वो स्पेशलाइजेशन मौजूद ही नहीं है। Then globalization is changing its forms. Digital economy is booming. ग्लोबलाइजेशन ने अपनी फॉर्म चेंज की है। जो फिजिकली पॉसिबल होता था अब हम वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को वीजा देना बंद हो गया, देखें जी ग्लोबलाइजेशन जो है रुक गई या ग्लोबलाइजेशन स्टॉप हो गई। वो ये नहीं देखते कि तमाम दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए। इनफैक्ट इस वक्त आप यूएस के लिए अप्लाई करें मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन वो आपको कहेंगे कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस यू कैन नॉट अलाउ you are not allowed basically to enter in the United States of America, but you are allowed to take classes via Zoom, via online platforms. तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन स्टॉप हो गई? The answer is no. It has just changed its form. सिर्फ फॉर्म चेंज की। हाँ, फिजिकली शायद एंटर नहीं हो सकते, अब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू एंटर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू वहीं से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म चेंज हुई है, ये कोई ग्लोबलाइजेशन स्टॉप नहीं हुई। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन चेंजिंग इज फॉर्म, डिजिटल इकोनॉमी इज बूमिंग। हमने देखा कि पेंडेमिक के अंदर भी जितना जो बूम हुआ डिजिटलाइज वर्ल्ड का शायद ही हुआ होगा। आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन का डाटा उठा लें, आप जूम की सब्सक्रिप्शन का डाटा उठा लें, इससे पहले क्लाउड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एप्पल क्लाउड स्टोरेज है या अमेजॉन की क्लाउड स्टोरेज है या दूसरी क्लाउड स्टोरेज है, वहां पर सबसे ज्यादा स्टोरेज बाय की गई। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने भी कभी आज तक स्टोरेज बाय नहीं की थी, बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आई नीड स्टोरेज, और गूगल ड्राइव के ऊपर भी, वन ड्राइव के ऊपर भी, और ना सिर्फ मैंने, इनफैक्ट हर फर्म ने, हर कंपनी ने, बिकॉज वो एक नई चीज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, दे नीड स्टोरेज, दे नीड प्लेटफॉर्म, दे नीड सॉफ्टवेयर, तो सबसे ज्यादा बूम है। आप अपने मुल्क में देख लें, मैंने पूरा कोविड के लेक्चर में कोविड एंड डिजिटल इकोनॉमी या कोविड एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये पूरी चीज डिस्कस की थी कि किस तरह डिजिटल इकोनॉमी का बूम आया बिकॉज ऑफ द कोविड। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ने अपनी फॉर्म चेंज की। ठीक है, ये स्टॉप नहीं आया, ये हमें जहन में रखना चाहिए, ये इस तरह का आर्गुमेंट हमें बिल्ड करना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा था कि ये जो स्टॉप की बातें हो रही है, इस वजह से बातें हो रही है कि शायद वेस्ट लीड के ऊपर नहीं है। अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू एशिया। ठीक है, एज द ग्लोबलाइजेशन गोज डिजिटल, फॉर्म इज मेकिंग न्यू इन्वर्ट्स इन इमर्जिंग मार्केट्स, स्पेशली इन एशिया। As Tyson White, more than half of all international trade in goods involves at least one developing countries, and trade in groups between developing countries, so-called South-South trade, grew from 7% to 18%. और statistics अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखी है कि एशिया इंक्रीज इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम 24% to 34%। ठीक है, China's Belt and Road Initiative, a vast infrastructure investment program offered to countries in Asia, Africa। अच्छा, जहां तक अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ट्रंप आया और ट्रंप ने जो है वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से उसको तोड़ दिया। ठीक है, फिर ट्रंप ने जो है वो पेरिस क्लाइमेट डील है उसको खत्म कर दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो फंड्स थे उसको खत्म कर दिया, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया। तो ये जितने भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं,
पेंडेमिक में आपने जो है वो मास डिप्लोमेसी या वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी नहीं की, तो आप देखें इट इज अ साइन दैट ग्लोबलाइजेशन इज डाइंग। बट ऑन द अदर हैंड आप एशिया को नहीं देखते, ठीक है। एशिया में अगर आप देखें तो एशिया में आपको न्यू रीजनल ब्लॉक्स नजर आएंगे, आपको ब्रिक्स बनते हुए नजर आएगा, ठीक है, आपको एससीओ बनते हुए नजर आएगा, आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसा चाइना का जो एम्बिशियस प्लान है टू इंटीग्रेट मोर देन 60 कंट्रीज इन एशिया एंड इवन इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, आपको वो वाले प्लान्स नजर आएंगे, ठीक है। इवन उनकी पेस जो है वो कोविड में भी ना रुकी, आपने देखा सीपैक का काम कोविड के अंदर, पेंडेमिक के अंदर भी जारी रहा। तो एशिया को अगर आप देखेंगे तो आपको वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आएगा, आपको ग्लोबलाइजेशन इन रैपिड पेस होती हुई नजर आएगी। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें तो शायद स्लो होती हुई नजर आए, बट अगर आप एशिया को देखें तो वो बड़ी एक रैपिड पेस में नजर आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी फ्रॉम 2014 टू 2017 अलोन चाइना लैंड सम $120 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2014 और 2017 के दरमियान चाइना ने 120 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रीज के अंदर लगाए। तो इट इज बेसिकली शिफ्टिंग इट्स सेंटर फ्रॉम वेस्ट टू एशिया। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अभी तो हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डाइंग, ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट स्टॉप्ड, इज नॉट इन अ रिवर्स डायरेक्शन। However, we can kill it through our policies. हमने इससे पहले भी कर चुके हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अगर आप देखें तो उस टाइम भी ग्लोबलाइजेशन अपने पीक के ऊपर थी। वर्ल्ड वॉर 2 से आप देखें तो उस वक्त भी ग्लोबलाइजेशन अपने पीक के ऊपर थी, बट अनफॉर्चुनेटली 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आता है, थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन को पॉज लगता है, एक नई लीडरशिप आती है यूरोप के अंदर, हिटलर, मसोलिनी, फैशिज्म जैसी पॉलिसीज आती हैं, और फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर की तरफ बात जाती है, और फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो इंटीग्रेशन है वो स्टॉप हो जाती है, वर्ल्ड मूव टुवर्ड्स डेवस्टेशन। तो हम अपने एक्ट से ये चीज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अगर आप देखें जस्ट पहले, तो वहां पर भी आपको मल्टीपोलैरिटी नजर आएगी, ठीक है। आपको जो है वो ऑस्ट्रेलियन हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर तरफ नजर आएगा, आपको जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में जर्मनी आपको उभरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप इस तरफ जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस आपको नजर आएगा, तो मल्टीपोलैरिटी नजर आएगी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी आप जाए तो आपको ग्रेट पावरली नजर आएगी, जर्मनी रिवाइव कर चुका होगा, जापान आपको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, आपको इस तरह के लीडर्स मिलेंगे। अभी भी अगर आप देखें तो आपको इस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स उस लेवल की तो नहीं, बट थोड़ी बहुत आपको नजर आना शुरू हो गई है। आपको ग्रेट पावर राइवलरी नजर आना शुरू हो गई, चाहे वो यूएस चाइना के दरमियान हो, यूएस रशिया के दरमियान हो, आपको ब्लॉक्स पूल्स बनते हुए दिखाई देने लग गए हैं इनडेफिनिट शिप्स के अंदर। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट रीम्स गोज द सेम। And while we are living in the new age of globalization and technology, we are seeing the return one of the oldest stories in international relations. And what is one of the oldest stories in international relations? That is great power politics. The rise of the new great power and the unease this creates in the existing hegemon, hard-edged realpolitik might be back with the rise of China, intensifying great power competition between it and the United States, the two largest economy on the planet. One can confidently say that given the levels of interdependence between the two countries, sustained conflict would be wrenching, costly, and ultimately hugely counterproductive. But as Norman Angel discovered, that does not mean it would happen. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 लगी तो वर्ल्ड वॉर 3 भी लगने जा रही, ठीक है। यस, हो सकती है, होगी या नहीं होगी हम नहीं कह सकते। इन शॉर्ट, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड बट वी कुड किल इट, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम दोबारा जरा वापस जाते हैं, जो हमने की टेक अवेज दिए थे, हम देखते हैं कि क्या हमने वो सारी चीजें विद प्रूफ के साथ डिस्कस की भी या नहीं की। की टेक अवेज, ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग 1 or 2 स्टेप्स बैक, हमने देखा। ट्रेंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, हमने वर्ल्ड ट्रेड देखा कि भाई जो चाइना में थी शायद वो वियतनाम, मैक्सिको, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएंगी। कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की, केस स्टडीज एप्पल्स को देखा, ब्रुक्स की केस स्टडी देखी, डिजिटलाइज वर्ल्ड को देखा, हमने देखा कि भाई ट्रेंड चेंज, फॉर्म्स चेंज हो रही है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पैराडाइम शिफ्ट देखा फ्रॉम वेस्ट टू एशिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने कंक्लूड किया कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड but we could kill it. So this is the end of this 3-day
Orientation and demo sessions are batch current affairs in Pakistan affairs starting from March 1. सारी डिटेल्स आपके पास है, रोड मैप आपके पास है। इन 3 सेशंस के 2-3 मकसद थे। पहला मकसद था कि कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाएं, दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि आप टीचिंग मेथोडोलॉजी से, लेक्चर की क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम ड्यूरेशन से आपको पता चल जाए कि भाई जो बातें सर ने शायद स्टार्ट में कही थी वो वैसा ही है या ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी जगहों पर प्लेजेस कर लेते हैं, उस तरह पढ़ा नहीं पाते। वो चीजें आपको पता चल जाए, और फिर अगर इफ यू आर कंफर्टेबल देन डू ज्वाइन द कोर्स एज वेल। तो वो बच्चे जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनका व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है, एकेडमी का भी और हर चीज का भी मैं अगेन व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं, आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था पहले लेक्चर में भी कि आफ्टर दिस कोर्स इंशाल्लाह यू कैन attempt all 4 questions the exam in a comprehensive way in current affairs as well as in Pakistan affairs। वहां पर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी। और जो बच्चे नहीं ज्वाइन करना चाहते, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर देम इन देयर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द मेंशन व्हाट्सएप नंबर। And that is it from my side. Inshallah we'll meet another lecture। कभी टाइम मिला तो दोबारा से ऐसे लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। एज फार एज द ऐसे सेशन इज कंसर्न, इट विल स्टार्ट फ्रॉम March 15। वो भी हमारा बैच 9 होगा इंशाल्लाह। चले जी, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।